ग्रेविटेशन, ठीक है। गुरुत्व, गुरुत्व के कारण जो आकर्षण पैदा होता है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ये पहले ही बता दिया है, ये हमेशा आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है गुरुत्व के कारण। गुरुत्व मतलब भार, ठीक है, द्रव्यमान। तो यहाँ देखोगे तो ये कौन बता रहे हैं, इसको भी न्यूटन, न्यूटन ने ही बताया, न्यूटन ने बताया, इसका नियम दिया, नियम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। और न्यूटन के हिसाब से क्या है कि कोई भी अगर वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। कोई भी वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में अगर है तो उसका द्रव्यमान है, और अगर वो द्रव्यमान रखता है इसका मतलब वो द्रव्यमान एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। कोई भी द्रव्यमान, इसको और समझा था मैं कि अगर ये पृथ्वी है और यहाँ एक मुष्टंडा है, यहाँ एक मुष्टंडा है, क्लियर है, यहाँ कोई दूसरा बॉल है या जो भी भार है, तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, लेकिन सबको कौन खींच रही है, पृथ्वी। क्या हम भी पृथ्वी को खींच रहे हैं, वाह, नहीं खींचा थस, खींचा थस, क्लियर है। हम भी पृथ्वी को खींचने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम में भी क्या है, द्रव्यमान। लेकिन जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका बल भी ज्यादा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण, तो उधर चले जाएंगे जिधर बल ज्यादा होगा। जैसे ये दोनों खींचने का प्रयास करेंगे, मान के चलो M1 बहुत बड़ा है तो ये M2 किधर जाएगा, M1 की ओर, और M1 भी थोड़ा सा खिसकेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खिसकेगा, लेकिन हाँ वो डिपेंड करेगा उसके मास के ऊपर। दोनों का बराबर मास है ना, तो लगभग ये लोग बीच में आके टकराएंगे क्योंकि एक दूसरे को खींचेंगे, और बाकी सबको निग्लेक्ट कर दो, ये दोनों बस हैं, मतलब बीच में आके लोग टकरा जाएंगे क्योंकि दोनों का मास बराबर है। अगर इसका मास थोड़ा ज्यादा है तो ये उसको खींचेगा, और ये थोड़ा से ये भी जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण लगता है। दोनों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। आगे समझ में। तो ये कौन बता रहे हैं भैया, न्यूटन महोदय बता रहे हैं कि जब किसी के अंदर में क्या है, द्रव्यमान है, तो उसमें लगेगा एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल। क्या है ये, आकर्षण। तो ये M1 उसको खींचेगा और M2 किसको खींचेगा, इसको। ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। ये किस में डिपेंड करेगा, उसके दूरी पर। M1 द्रव्यमान पर, M2 द्रव्यमान पर, और उसके बीच के दूरी पर। सोचो ना यार, ज्यादा दूर ले जाओगे तो खींचने का बल कम हो जाएगा ना भाई, पास लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा खींचेंगे। तो कुल मिला के किस पे डिपेंड करता है, उसके दूरी पर डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये कौन बता रहे हैं, हमारे न्यूटन साहब, कि अगर दो द्रव्यमान है, द्रव्यमान है तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण, क्लियर है। और आकर्षण में एक बल काम करता है, बल क्या करेगा, कार्य करेगा, और यही कार्य क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। यही है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ गया ये। तो क्या हम एक दूसरे के ऊपर अभी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, आया समझ में। लेकिन पृथ्वी का ज्यादा होने के कारण हम लोग पृथ्वी से सटके हैं। और यहाँ ये भी बताया हूं ना कि ये अगर कोई है ऐसे तो गिरता क्यों नहीं है, वो अंतरिक्ष में गिर जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गिरता है ये साहिब, भाई साहब जी। उसको पता भी नहीं चलता कि उल्टा लटका है। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ऐसा ही टाइप का तो लटका है वो, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है तो, आया समझ में। लेकिन उसको पता क्यों नहीं चल रहा है कि वो उल्टा लगता है, क्योंकि उसको खींच के कौन रखे है, हमेशा हमेशा केंद्र की ओर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हमेशा किधर लगेगा, केंद्र की ओर। कहीं भी हो आपको ऐसा महसूस होने दिया ही नहीं जाएगा कि आप लटक रहे हो, आपको गुरुत्वाकर्षण उसको खींच के रखेगी, आया समझ में। इसलिए व्यक्ति यहाँ रहते हुए भी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि नीचे गिरेगा कैसे, गिरेगा कुछ वस्तु कब, जब गुरुत्वाकर्षण उसको खींचेगी। यहाँ कुछ नीचे क्यों गिरता है, गुरुत्वाकर्षण है करके गिरता है। इधर कुछ है ही नहीं, अंतरिक्ष में पूरा खाली है स्पेस, क्लियर है, आसपास तो खींचने वाला कोई नहीं है, केवल पृथ्वी उसको खींच के अपने तरफ चिपका के रखती है। तो यहाँ उसको भी लगता है कि मैं तो पृथ्वी में खड़ा हूँ सपाट, लेकिन वो सपाट नहीं खड़ा है, उसको ग्रेविटी क्या करके रखी है, आकर्षित करके रखी है, खींच के रखी है। ये हमको पता चल गया सर। तो द्रव्यमान आकर्षण बल कार्य करता है, क्या, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और यही गुरुत्वाकर्षण बल को अगर क्या मानो, एफ किस में डिपेंड कर रहा है, जल्दी देखो। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण। तो किस में डिपेंड करा सीधा, और किस में डिपेंड करेगा, क्या इसी के मास में करेगा कि इसके मास में भी करेगा, देख रहे हैं, पृथ्वी और दोनों के मास में डिपेंड करता है M2। और फोर्स किस में डिपेंड कर रहा है, आपके दोनों के बीच की दूरी। दूरी को अगर R मान लिया जाए तो F जो है, क्या दूरी बढ़ाओगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, यहाँ द्रव्यमान बढ़ाओगे बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ाओगे बढ़ेगा, लेकिन दूरी बढ़ाओगे तो घटेगा, उल्टा प्रोपोर्शन है, व्युत्क्रमानुपाती है।
कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे कम होगा, लेकिन खतरनाक कम होता है ये। 2 गुना बढ़ाओगे दूरी को 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि 2 के वर्ग। समझ में आया क्या? दूरी को मैं 2 मीटर किया, इधर 4 का फर्क आएगा, 2 का वर्ग जी। अगर दूरी को 3 मीटर कर दिया, इधर कितने का फर्क आएगा? 9 का। इधर 2 गुना करोगे इधर 4 गुना होगा, इधर 3 गुना करोगे इधर 9 गुना का फर्क आएगा आपका। कि 1 मीटर था, अगर 1 मीटर और दूर ले गए मतलब इसके दूरी को बढ़ा दिया। इसका दूरी को बढ़ाओगे, इसका फोर्स क्या हो जाएगा? उसके वर्ग के अनुपात में कम होगा। बढ़ाओगे कम होगा, घटाओगे बढ़ेगा। घटा दो दूरी को, दूरी घटाओगे तो बढ़ता जाएगा इसका फोर्स। आप देखते हो कि आप यहाँ हो अगर, तो आपके ऊपर ग्रेविटी कम लगेगा। जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे, पृथ्वी से ऊपर जाते जाओ, यहाँ ग्रेविटी कम महसूस करोगे। लेकिन यहाँ अगर कोई है तो ज़्यादा खिंचाव बल महसूस करेगा, क्योंकि वो क्या है? पास में है द्रव्यमान के। आया कि नहीं आया समझ में? तो दूर जाते हो तो आपका ग्रेविटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और पास आओगे तो ग्रेविटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या क्या प्रोपोर्शन आया? सबको मिलाओ अब। तो एफ जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है m1 m2 बटा क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ अनुमाती नहीं, हमको कुछ तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ लेते हैं गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल जी लेना है। ठीक है, m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो अब यहीं से कुट बनेगा कि द्रव्यमान बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, द्रव्यमान बढ़ाया तो क्या होता है? बल भी बढ़ेगा। अगर द्रव्यमान कम करोगे तो फोर्स भी कम होगा। ये सब कूट में आपको मिल जाएगा। दूरी बढ़ाओगे तो क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा क्या? दूरी बढ़ाओगे तो घात 2 में क्या होता है? बल क्या होगा? उल्टा है, कम होगा। बढ़ाओगे कम होगा। वहीं दूरी को आप क्या कर दो? कम कर दो, बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आपका रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, और रटने की जरूरत नहीं है, सब यहीं से निकला है। आया समझ में? अब ये जी का क्या खेल है भाई? जी क्या है? एफ क्या है? फोर्स है। m1 मास है, m2 मास है, आर क्या है? दूरी है। जी क्या है? गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलते हैं जी को? गुरुत्वीय नियतांक। अब यहां से हमको समझना पड़ेगा जी गुरुत्वीय नियतांक है क्या। नियतांक अर्थ से क्या समझते हो? गुरुत्वीय मतलब गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है। नियतांक अर्थ से क्या होता है? क्या है? नियत अंक है, चेंज नहीं होगा, हमेशा निश्चित रहता है। क्या रहता है? निश्चित रहता है, चेंज नहीं होगा, रहेगा। सर निश्चित रहेगा मतलब नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। कहाँ नहीं बदलेगा? पृथ्वी में कि मार्स में? कहीं नहीं बदलेगा। जहां भी गुरुत्वाकर्षण है पूरे ब्रह्मांड में, सब जगह गुरुत्वीय नियतांक कितना दिखेगा आपको? ये जी के बराबर दिखेगा, बदलेगा नहीं। पूरे ब्रह्मांड में समान, पूरे ब्रह्मांड में ये क्या होता है? समान रहता है। कहने का मतलब अगर कोई मास है तो उसका ग्रेविटी सेम लगेगा सब जगह। कहीं भी चले जाओ ब्रह्मांड में, कोई भी 2 मास को पकड़ोगे, उसके समय जो ग्रेविटी लग रहा है वो सब जगह सेम है। तो ग्रेविटी का निकालना पड़ेगा ये गुरुत्वीय नियतांक का मान, क्योंकि यही तो प्रश्न बनेगा आपका। चलो निकालते हैं। निकालना है, रटना मत। रफ कॉपी लिया करो, निकाला करो। रटोगे तो आप जानो कभी पास नहीं हो पाओगे यार। तो जी है, जी को छोड़ो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करो। एफ इधर आ जाएगा, एफ इधर है, आर को इधर भेजोगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर बटा m1 m2। चलो इसका क्या निकालोगे? मात्रक। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर का मात्रक मीटर बटा किलोग्राम। किलोग्राम क्या हो जाएगा? बनेगा। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रति लिखा हूं ना, माइनस नहीं लिखना है। प्रति लिखोगे तो माइनस नहीं रहेगा, प्रति हटाओगे तब ये ऊपर में जाकर माइनस बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये तो पहले बनेगा आपका, क्या पूछागा वो? गुरुत्वीय नियतांक का क्या पूछ सकता है वो? मात्रक। तो मात्रक कैसे बताना है? ऐसे निकाल के, एकदम सरल है, ट्रांसफर करके। अच्छा, इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हो? कैसे निकलेगा? बल का क्या होता है? यहां से देखो, बल का देखो, ml2 नहीं होता है, mlt-2 ये होता है। यहां लेंथ का क्या आएगा? क्या होता है लेंथ का? एल स्क्वायर बटा द्रव्यमान का
द्रव्यमान का मास आता है ना, आता है कि नहीं आता है? एक कट जाएगा क्या? एक कटेगा, क्या आएगा? m-1, m-1 l, और ये दोनों भी कट जाएगा, -2 + 2। अरे 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 अरे, गड़बड़ हो रहा है। किसको किसको कटा दिया मैं? m-1 l t 3 हो जाएगा क्या है? या 3 हो जाएगा, 1 और 2 3, t-2। ऐसा नहीं करने का। आ गया समझ में? तो यह है गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक और गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र। मैं बताया था जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे विमीय सूत्र वगैरह और आसान होगा। आसान कैसे हुआ कि हमने ये जाना, ये नहीं जानोगे तब तक आसान नहीं होगा यार, रटना पड़ेगा। तो रटना कभी नहीं है, पूछा जाएगा तुरंत क्या कर लेना है, उसको डिराइव कर लेना है। आगे सर, तो जी का मान पूछा जाएगा। जी का एक्चुअल में मान क्या है? अगर नियत है मतलब कुछ ना कुछ उसका मान होगा, बदलेगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो आप न्यूटन में बताओगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम कितना होता है, तो यहां से निकालने का प्रयास करते हैं अभी कि जी का जो है वो मान हमेशा आता है, क्योंकि ये क्या है? नियत है। क्या है? नियत है। तो नियत रहता है आपका 6.67 गुणा 10⁻11, क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका क्या आएगा? मान आएगा। ये किसका मान है? जी का मान है। हाउ जी? सर गुरुत्वी, गुरुत्व मतलब क्या होता है? खिंचाव बल होता है कि नहीं? गुरुत्व कैसे खींचते हैं? सट 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 खींचते हैं। क्लियर है? एक एक करके इसको थोड़ा से ध्यान रखोगे, ऑप्शन गलत नहीं होगा। ठीक है? गुरुत्व मतलब सट सट सट, 6.666 आता है, तो हटाओगे तो 7 बन जाएगा। तो 6.666 है, तो 60 कैसे करके? एक एक करके। और ये 10 के घात ऋण 11 होता है, ये अभ्यास से हो जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा से आपको क्या मिलेगा? अभ्यास से सब पता चल जाएगा। समझ में आया क्या? बन जाएगा। लेकिन यहाँ तक नहीं रुकेगा गाड़ी, अभी और पूछेगा। और इसको कैसे पूछ सकता है वो? पूछो चलो। यहाँ से आप कैसे निकाले हो, इसको अलग तरीके से बोल सकते हो। जी बराबर क्या होता है? एफ होता है। कैसे होगा सर, कुछ बताओगे? जी बराबर एफ होता है यदि क्या हो? यदि आर का मान क्या हो? 1 मीटर। एसआई मात्रक में क्या होता है? मीटर। एक रख दो, 1 मीटर, एक ही हो जाएगा। m1 का मान क्या होना चाहिए? m1 का मान 1 किलो होना चाहिए। m2 का मान 1 किलो होना चाहिए। हो गया आपका जो गुरुत्वीय नियतांक है किसके बराबर? मतलब सर कि अगर मैं क्या लिया, 1 किलो रहा, ले ले 1 किलो का बट, और इधर 1 किलो का बट। बट जानते हो क्या? वजन। क्लियर है? 1 किलो का लिया और दोनों को कितना दूर में रखा? 1 मीटर दूर में रखा। कितने में रखा? 1 मीटर दूर में रखा। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगेगा? गुरुत्वीय नियतांक के बराबर। तो अगर मैं यहाँ फोर्स पूछा तो फोर्स बराबर क्या आएगा? फोर्स किसके बराबर होता है? जी के बराबर। तो कितना फोर्स लगा सर? 6.67 गुणा 10 के घात ऋण 11, कितना लगा? न्यूटन फोर्स। क्योंकि फोर्स है, न्यूटन में बताओगे। आया कि नहीं आया समझ में? कितना छोटा फोर्स है, समझ सकते हो? 10 की घात ऋण 11 मतलब बहुत छोटा फोर्स है ये। 10 की घात ऋण 11 मतलब क्या होगा? 6.67 को आप 10 की घात 11 से भाग दोगे, मतलब 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 हो गया। इतना भाग में बांटना पड़ेगा इसको। कितना छोटा फोर्स है, समझ सकते हो? तो सबसे ब्रह्मांड में अगर सबसे कमजोर वीक फोर्स अगर पूछा जाए तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। आया कि नहीं आया समझ में? 1 किलो के बट को अगर 1 मीटर के दूरी में रखोगे तो उससे लगने वाला फोर्स गुरुत्वीय नियतांक के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कब होता है ऐसे पूछा जाए तो ऐसा होता है। तो इसी को मैं प्रश्न बनाऊंगा कि यदि 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के दो वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी में रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है? गुरुत्वीय नियतांक के बराबर। या सीधा मैं ऑप्शन में उसको डाल सकता हूं कि 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम 1 मीटर में हो तो उसके बीच क्या फोर्स लगेगा? तो ये फोर्स लगेगा। आया कि नहीं आया समझ में? बनेगा? सरल है। तो इसी को मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, नहीं बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि 1 किलोग्राम व
1 किलोग्राम वस्तु को कहाँ रखे हैं, 1 मीटर दूरी में क्या कर देंगे, रखने पर क्या होता है, उसमें लगने वाला या उनके मध्य लगने वाला कैसा बल, गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल लग रहा है जी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। क्या गुरुत्वीय नियतांक कभी बदलेगा, इसका मतलब सर सब जगह यही समान मान है कि क्या होता है, बराबर, एकदम सरल। तो ये है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसलिए सार्वत्रिक बोलते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, सार्वत्रिक बोलने का मतलब सब जगह। ये तो शुरू से आप देखोगे ना ऐसा ही कि समझने वाला है, देखोगे तो रॉकेट साइंस जैसा लगता है। देखो ना कैसे कैसे खतरनाक दिख रहा है, ऐसे देख देता और नोट्स लिख के ला देता ना, तो सर नहीं कठिन है सर, छोड़ो इसको, कठिन नहीं है, समझो इसको। तो शुरू से चालू किए थे, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्व के कारण क्या होता है, जो आकर्षण होता है उसी को क्या बोलोगे आप, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, किसने नियम दिया, न्यूटन ने, कि भाई टन टन ग्राम है तो उसके बीच में तो क्या लगना है, गुरुत्वाकर्षण बल लगना है। तो इन्होंने बताया दो द्रव्यमान लोगे तो द्रव्यमान के ऊपर सीधा डिपेंड करता है आपका फोर्स, और जितना दूर रखोगे, दूर बढ़ाओगे फोर्स कम होगा, दूरी कम करोगे फोर्स बढ़ेगा। क्लियर है, तो दूरी कम तो कितने में, आर स्क्वायर के हिसाब से क्या होता है, ये बढ़ता है या घटता है, तो m1 m2 बटा आर स्क्वायर। समानुपात हटाओगे तो क्या लगेगा, जी किस क्या है, नियतांक है। नियतांक का मतलब निश्चित रहेगा, बदलेगा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यही मान आएगा, कहीं भी चले जाओ। कहने का मतलब 1 किलो कहीं भी मास ले लो, कोई भी ग्रह में चले जाओ, 1 किलो 1 किलो के बट को लाओगे, उसके मध्य केवल कई फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना था, याद करो कितना था, 60 एक एक करके खींच दिया, किसने, गुरुत्वाकर्षण। 6.66 या 67 गुणा 10⁻⁻11 मात्रक क्या था, जल्दी बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। किसका मात्रक है ये, कितना आया था, विमी सूत्र याद है, थोड़ा बहुत रटना नहीं है लेकिन कोशिश करो, m-L3T-2 ऐसे था क्या। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा मैं एक चीज बता रहा था ना अभी, कि अगर फोर्स देखोगे ना बल, तो बल में आप ध्यान में रखना, एक बल होता है आपका स्ट्रॉन्ग, ऐसे बताते हैं, ये बल में आता है पहले तो स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्लियर है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग को क्या बोलते हैं, शक्तिशाली, हाँ प्रबल बोलना उचित है, वो भी अच्छा है, शक्तिशाली, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर मतलब जब आप अणु परमाणु में जाओगे तो यहाँ क्या होता है, उसका नाभिक होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इधर कौन घूम रहा है, तो यहाँ जो बल लग रहा है ना, ये खतरनाक बल है। ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, इनके बीच में जो लग रहा है, तो ये जो नाभिकों के मध्य लगता है वो बल खतरनाक बल होता है, हाई स्ट्रॉन्ग। सोचो ना, ये अपने आप को बांध के रखता है। आया समझ में, कोई भी अणु बंध के क्यों है, नहीं तो ऐसे छिरित दिर्री नहीं हो जाता ये पूरा इतना ठोस क्यों लग रहा है आपको, ऐसे कर रहा हो तब उन्हें टूटत है। क्लियर है, काबर, क्योंकि इनके मध्य जो अणु है उनके मध्य में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आप नॉर्मल फोर्स से कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हाँ लेकिन ज्यादा फोर्स डालोगे तो टूट जाएगा। क्लियर है, एडहान नहीं, एडहान टूटी। क्लियर है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स समझ में आया क्या। इसके बाद होता है आपका, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पढ़े थे, किसके कारण होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, जल्दी बताओ किसके कारण आता है, चार्ज के कारण। किसके कारण आता है, चार्ज के कारण। जहां भी चार्ज होगा वहां क्या दिखेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखेगा। चार्ज मतलब यहाँ पॉजिटिव है और इधर क्या है, निगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ये निगेटिव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो सेम है तो प्रतिकर्षित, आज अपोजिट है तो आकर्षित। ये जो फोर्स है इससे कमजोर है, लेकिन किससे बड़ा है, गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर, इसके बाद क्या फोर्स लगता है आपका, ये आता है आपका वीक फोर्स। क्या बोलते हैं, वीक फोर्स। ज्यादातर इस फोर्स में मैग्नेटिक वगैरह को ले लिया जाता है, मैग्नेटिक फोर्स को।
और लास्ट में आएगा आपका कौन सा, ग्रेविटेशनल, क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे कमजोर बल पूछा जाए तो क्या लेना है, गुरुत्वाकर्षण। बहुत बड़ा मास चाहिए अगर आपको, बहुत ज्यादा क्या चाहिए, गुरुत्वाकर्षण। कम मास में कुछ नहीं होना है। देखो ना 1 किलोग्राम में क्या होता है, ज्यादा मास रहेगा तभी आप क्या लगा पाओगे, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप 2 किलो 5 किलो 60 किलो का आदमी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण पता भी नहीं चलेगा। अब अंतरिक्ष में भी आप ऐसे ही उड़ रहे हो, इधर एक आदमी इधर और एक आदमी इधर, एक दूसरे पर फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन महसूस कर पाएंगे क्या कि वो मेरे को खींच रहा है या मैं उसको खींच रहा हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि इनका द्रव्यमान क्या है, बहुत कम है, और द्रव्यमान कम मतलब फोर्स भी क्या लगेगा, कम। लेकिन वहीं यहाँ देखो ना, नाभिक कितना छोटा रहता है, और कितना छोटा है उसके बाद भी इसमें कितना दम है। छोटा है बस पावरफुल है, बड़ा छोटा धमाका, छोटा बड़ा धमाका। आया समझ में? तो ये ध्यान में रखना है, पेपर में आ जाता है ये कि कौन सा फोर्स ज्यादा पावरफुल है। सबसे ज्यादा होता है नाभिकीय बल पावरफुल, और सबसे कमजोर होता है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन कुछ बात में यहाँ कुछ अच्छा बात और बेकार बात ये है कि ये जो रेंज है, रेंज समझते हो, रेंज क्या है भैया, रेंज इसका बहुत कम है, रेंज इसका बहुत कम है। इसका मतलब ये बहुत कम दूरी में काम करेगा, दूरी क्या है, कम। कहने का मतलब आप बोलोगे यहाँ न्यूक्लियर रख दूंगा इलेक्ट्रॉन खींच, बोलोगे नहीं खींचेगा ये। सोचो ना यार, अणु परमाणु लेवल में जाते हो तब जाके वो फोर्स दिखता है आपको, अणु परमाणु लेवल में वो फोर्स लग रहा है, मतलब वो दूरी बहुत कम है तब लगता है। दूरी बढ़ा दोगे और लगेगा बोलोगे तो ये अणु उस अणु को नहीं खींच सकता है, या ये अणु दूसरे अणु को या मेरे अणु को नहीं खींच सकता है। ये बहुत बहुत क्या है, माइनर क्या रहता है, दूरी, तब लगता है ये फोर्स। तो प्रॉब्लम क्या है, फोर्स तो आती है लेकिन दूरी कम रहेगा तभी लगेगा। रेंज जैसे जैसे जाओगे थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ ये ज़्यादा दूर तक भी काम करता है, ज़्यादा दूर में भी क्या करता है, ये काम करता है। उदाहरण बता सकते हो, जल्दी बताओ। वेरी गुड। ये क्या है, सूर्य, कितना किलोमीटर था, 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर में आपका क्या है, पृथ्वी है। सोच लो 15 करोड़ किलोमीटर तक आपका खींच के रखा है। ये तो कमिच्छा है, लास्ट है वरुण, अरुण वरुण, वरुण तक जाता है सूर्य का जो है, वरुण को भी तो बांध के रखा है सोलर सिस्टम में। सोच सकते हो कितना दूर है। ये होता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका रेंज ज्यादा आएगा, इसका रेंज कम आएगा लेकिन इसका फोर्स ज्यादा है, उसका फोर्स कम है। आया समझ में? दोनों मंत्र समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आगे बढ़ते हैं ना? ठीक है सर, चलो इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, गुरुत्वी, हाँ, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा ऐसे पूछा जाएगा तो फेंक सकते हो कि नहीं फेंक सकते हो। लगभग गुरुत्वाकर्षण बहुत जगह दिखता है, बहुत जगह मतलब सर कई जगह दिखता है। चलो जल्दी बताओ, गुरुत्वाकर्षण कहाँ कहाँ दिखेगा। सोलर सिस्टम, सौर मंडल कैसे बना है, गुरुत्वाकर्षण से। कहने का मतलब पृथ्वी अगर सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो कौन क्यों कर रही है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल ही तो उसको क्या, ये अगर सूर्य है, कई बार बताया हूँ, ये पृथ्वी है, तो यहाँ जो अभिकेंद्री बल है वो अभिकेंद्री बल क्या है, अभिकेंद्री बल के बिना तो ये वृत्ति गति हो पाएगा क्या, नहीं। अभिकेंद्री बल कैसा है, गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही उसको, क्योंकि यहाँ डोरी वोरी तो बांध नहीं रखे हो, चेक कर लेना, क्लियर है। डोरी वोरी बंधा रहेगा तो डोरी से मिल जाता है, क्योंकि तनाव बल उसको क्या देता है, अभिकेंद्री बल। अब डोरी वोरी तो बंधा नहीं है यार, तनाव बल तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ कौन सा बल काम करता है आपका, गुरुत्वाकर्षण, जो कि इसको कहाँ बांधता है, वृत्ति गति में। अगर गुरुत्वाकर्षण बल को हटा दोगे तो वृत्ति गति नहीं करेगा, ये सीधा निकल जाएगा आपका पृथ्वी। आया कि नहीं आया, सब अपने अपने दिशा में निकल जाएंगे और घूमते रहेंगे। ये है सौर मंडल। और जो भी आपका टॉयज है सब जगह आप यूज करते हो, लेकिन मैं बोलूंगा ज्वार भाटा ये पूछ सकता है, तो याद रखना ज्वार भाटा किस कारण से होता है। तो ज्वार और भाटा किस कारण से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। चलो बताओ ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र में ज्वार भाटा होता है। अच्छा, और पानी को क्या खींचता है, ऊपर नीचे करता है। तो ज्वार भाटा है क्या चीज, सर भाटा फट जाते समुद्र में। और क्या होता है ज्वार मतलब, अभी डाउट है क्या। एक्चुअल में पानी ऊपर हो जाता है उसको ज्वार, और पानी नीचे जाता है उसको भाटा। अभी दिखाता हूँ ये एक्चुअल में क्या होता है। अगर हमने देखा वृत्ति गति करता है तो फोर्स कहाँ लगता है, वेग, वेग की दिशा हमेशा क्या रहती है, स्पर्श रेखी रहती है। ये वेग की दिशा है क्या,
ये वेग की दिशा है, ये ऐसे जाना चाहता है, लेकिन इसको हर मोमेंट में कौन खींच देता है? ये देखो इधर खींच दिया, किसने? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने। इसलिए हर मोमेंट में, हर सेकंड में मुड़ते जाता है, मुड़ते जाता है, और ये मुड़ते ही रहता है। अगर गलती से इधर खींचना बंद हो जाए, गलती से कैसे होगा, मास ना रहे, तो ये सीधा निकल जाएगा अपना। आया समझ में? तो मैं इसको और कल समझा रहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत जरूरी है। ये ज्वार भाटा है। यहाँ ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो करेंट्स, टाइड्स आते हैं, ज्वार और भाटा आते हैं समुद्र में। समुद्र का पानी है, 70% भाग में तो पानी है। पानी है मतलब क्या है? द्रव्यमान है। किलो, 1 किलो 2 किलो तो होगा। और पानी है मतलब द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो खुद का क्या है? उसमें मास है। मास है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर है? तो होता क्या है, ये सूर्य तो खींचेगा ही, लेकिन सूर्य क्योंकि बहुत दूर में है, 15 करोड़ किलोमीटर, तो कैसे होगा? लॉजिक लगाओ, जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा। क्या? 1/r का स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/15 करोड़ का स्क्वायर। कितना माइनस हो रहा है देखो, फोर्स जो है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना भाग उसको कर दे रहा है। लेकिन वही चंद्रमा बहुत पास में है सूर्य के मुकाबले। आया समझ में? 3,84,000 लगभग था क्या, है ना? कहाँ करोड़ और कहाँ 3 लाख, कहाँ करोड़ कहाँ 3 लाख। 15 करोड़ और ये 1 करोड़ से भी कई गुना कम है। 3 लाख, 100 लाख 1 करोड़ होता है, सोच लो। 3 लाख के आसपास है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो क्या चंद्रमा ज्यादा इफेक्ट डालेगा पृथ्वी पर? हाँ, लेकिन मास कम होने के कारण हमको समझ नहीं आता। अगर सूर्य यहाँ होता तो हम तो जिंदा ही नहीं रहते। अगर द्रव्यमान ज्यादा होता तो चंद्रमा ही खींच लेता हमको। क्लियर है? लेकिन यहाँ हमारा द्रव्यमान ज्यादा है। हमारा द्रव्यमान मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी इसको जबरदस्ती खींच के अपने पास रखता है कि ये हमारे इर्द गिर्द क्यों गति कर रहा है, क्योंकि हम इसको खींच के रखे हैं, पृथ्वी खींच के रखी है। आया कि नहीं आया समझ में? यहाँ तक, यहाँ तक तो ठीक है सर कि ये हमको नहीं खींच सकता, लेकिन किसको खींच सकता है? यहाँ है, उसको पे तो डालेगा, ये जो हिल डुल सकता है उसको तो खींच सकता है। तो ये कहाँ फोर्स लगाता है? आपके पानी पर। पानी पर फोर्स लगाता है, और पानी पर फोर्स लगाने के ऊपर जहां चंद्रमा है ना, उधर पानी थोड़ा ज्यादा खींचा हुआ दिखेगा। ये अब ऐसा तो नहीं है कि पानी इधर खींचा तो उधर ज्यादा हो जाएगा, पानी निकल के आएगा कहीं से। पानी तो बराबर ही है। अगर 10 लीटर है तो 10 ही लीटर रहेगा। अगर किसी चीज जगह में पानी खींचोगे तो दूसरा तरफ कम होगा कि नहीं होगा? तो इधर अगर पानी खींचा गया तो इधर ऊपर हो जाएगा, तो इधर क्या दिखेगा आपको? ज्वार। इसको बोलते हैं हाई टाइड। हाई टाइड इसका मतलब है कि आपके तटीय इलाका में पानी चढ़ जाएगा, ऐसे ऊपर उड़ जाएगा। ऐसे पहले ये जमीन था, ऐसे ऊपर उड़ जाएगा, बहुत ऊपर चढ़ जाता है पानी। क्लियर है? और जस्ट इसके उल्टा क्षेत्र में जहां से पूरा पानी इधर जाएगा ना भाई, खींचेगा, तो इधर क्या हो जाएगा? आपका भाटा बन जाएगा। भाटा वो जगह बन जाए। क्लियर है? तो इधर से पानी पूरा किधर खींचा गया? इधर। तो इधर ऐसा नहीं कि इतना ऊपर उठ जाएगा। हाँ, ऊपर उठेगा मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। वो डिपेंड करेगा इसके और इसके दूरी के ऊपर, कितना कहाँ है वो स्थिति। आया समझ में? तो ये होता है ज्वार और भाटा। किसके कारण हो रहा है ज्वार भाटा? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण। ये खतरनाक कब हो जाता है पता है ज्वार? जब ऐसा हो जाए, 2 कंडीशन बनता है। जब आपका जो चंद्रमा है, सोचो, लॉजिक लगाना, जो न्यू मून है, आप जब क्या बोलते हो इसको? अमावस्या। और ये क्या है आपका? पूर्णिमा। क्योंकि रात के तरफ जब आपका फुल मून रहता है ना, ये फुल मून कब दिखता है आपको? पूर्णिमा में। ये सब मैं समझाया हूँ, क्योंकि इधर रात है, इनको पूरा चंद्रमा दिख रहा है, मतलब वो क्या है? फुल मून है। फुल मून मतलब पूरा पूरा। और इधर अगर ब्लैक है तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो ये क्या है आपका? अमावस्या है। ये क्या है? अमावस्या। तो यह सब हम लोग भूगोल में अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ जब सन है और ये क्या दोनों एक ही तरफ हो गए हैं? क्या ये ज्यादा खींचेंगे अब दोनों मिलके? तो इस चक्कर में यहाँ टाइड बहुत ज्यादा बनता है। देखो, सोलर टाइड और लूनर टाइड दोनों मिलके ज्यादा खींच देंगे इसको। आया समझ में? इसलिए जब भी अमावस्या रहता है ना, तो टाइड बढ़ जाता है, ज्वार बढ़ जाता है। अमावस्या मतलब एक सीध में हो जाता है। और जब ये हो जाता है क्या? फर्स्ट क्वार्टर, कहने का मतलब अमावस्या के बाद। क्लियर है? अमावस्या के बाद जब चंद्रमा इसकी स्वेचन में है, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में बोल सकते हो, 7वां 8वां दिन, 15 दिन का गैप रहता है। तो इस बीच में जब चंद्रमा यहाँ रहेगा तो चंद्रमा इधर थोड़ा से खींचेगी और इधर पृथ्वी थोड़ा से खींचेगा। तो इसमें ज्यादा टाइड नहीं बनता है, हाई टाइड नहीं बनता है। इधर बनेगा लेकिन उतना हाई टाइड नहीं बनता है। हाई टाइड यहाँ बनता है। लेकिन हाँ, इतना याद रखो, ज्वार भाटा किस कारण से बन रहा है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के सूर्य के गुरुत्वाकर्षण।
मेंटेन करके रखते हैं। तो समझ में आ गया, ज्वारो भाटा जर के भाटा नो हरे नहीं, जर के भाटा हो जाए। इसके बाद ये तो यूज हो गया। अब देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आप देख रहे हो ना, ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या आप खड़े हो, आप खड़े हो तो खड़े रहोगे किस बेस में खड़े रहोगे? यदि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके तल में है, आपके नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो सीधे कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ये होता है गुरुत्व केंद्र। क्या होता है? गुरुत्व केंद्र। जल्दी बताओ क्या समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है इसको देखने के बाद? अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है, इट्स जवान, ठीक है, थोड़ा सा दर्द। और जैसे जैसे आप झुकना चालू करते हो, क्लियर है, लॉजिक लगाना, यहाँ आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पूरे मास का केंद्रन बोल सकते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेंटर है, केंद्र है ये, केंद्र जिसमें आपका ग्रेविटी क्या करता है? काम करता है। जिसमें आपका ग्रेविटी ऐसा नहीं कि सब जगह खींच रहा है, वो पूरा मास को एक जगह लाएगा और उसमें वहां क्या लगाएगा? वो खिंचाव बल करेगा। यहाँ क्या लगाता है? वो फोर्स लगाता है, और ये भार है, यही आया समझ में? और यहाँ से खींचा तो इसको मैनेज करने के लिए आपके नीचे में आपका ये जो ऊर्ध्वाधर तल है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, आपके तल में आ रहा है क्या? तब तक बचे हो आप, तब तक नहीं गिरोगे। क्लियर है? अभी भी क्या आप पैदल चल रहे हो तो थोड़ा सा आगे आगे चलते हो ना, तो थोड़ा सा आगे चलते हो तो यहाँ थोड़ा सा झुकते हो, तब भी मैनेज रहता है। और इसको मेंटेन करने के लिए ऐसे झुक के चलो तो गिर जाओगे। आया समझ में? तो मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो? आया समझ में? अगर फास्ट चल रहा है ना तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाओगे नाक के बाहर। और ये कर रहे हो मतलब आप ग्रेविटी के केंद्र को आप मैनेज कर रहे हो। यहाँ जो केंद्र था उसको थोड़ा आगे ला रहे हो। आगे लाने का मतलब थोड़ा से आप क्या कर रहे हो? मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और जब मास को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये तल के पीछे नीचे में आ रहा है, देखो तल के नीचे, आपके नीचे में आ रहा है, तब तक बचे हो आप। जैसे ही आपने ज्यादा झुका, पूरा देखो ग्रेविटी का केंद्र, पूरा मास का आपका केंद्र कहाँ चला गया? सामने चला गया, और ये तल से बाहर चला गया। आपके जो नीचे आपका क्या था? आधार था, उसके बाहर, तो आप सीधा ऐसे सामने में गिरोगे। अब इसी को मैनेज करने के लिए आपका एक टेक्निक टेकाना पड़ेगा। आया समझ में? और यही टेक्निक आपको लगता है, क्योंकि इसको तो आप सीधा करके ऐसे ला नहीं सकते सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, है कि नहीं? तो आपको यहाँ ग्रेविटी को सपोर्ट देने के लिए यहाँ तल आपको बढ़ाना पड़ता है, और तल बढ़ाने के लिए एक और गोल लगाना पड़ता है। समझ में? तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, जहाँ ग्रेविटी केंद्र अगर पूछा जाए गुरुत्व केंद्र क्या है, तो बस एक ही लाइन में बोलना आप, जहाँ जहाँ क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वह केंद्र, वह केंद्र जहां क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। या इसी को दूसरे भाषा में बोलोगे तो इसका कुछ भार है, तो भार यही काम करता है। भार कहाँ काम करता है? भार इसी केंद्र में काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया गुरुत्व केंद्र। तो हर बॉडी में अगर मास है तो उसमें क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है, क्योंकि द्रव्यमान उसमें काम करता है। ये वहां तक तो ठीक था। जब चलना चालू किया तो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा साइड किया, क्योंकि इधर वरना गिर जाओगे, तो हाथ से आपने मैनेज किया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा इधर बढ़ाया, क्योंकि ये एवरेज है, आपके पूरा मास का एवरेज आता है बीच में। क्लियर है? तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ज्यादा झुक गए तो पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया मतलब ये बाहर है कि आपके पैर से गिरोगे। क्लियर है? तो आपको ये तल को बढ़ाना है, इसलिए सामने में क्या लगा दिया? टेक्नी लगा दिया, तब नहीं गिरोगे क्योंकि तल बढ़ गया है। तो यह है आपका ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट। अगर बेस ऑफ सपोर्ट में, आधार में आपका तल आता है, ऊर्ध्वाधर रेखा आता है, तब आप बचोगे। लेकिन बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर चला गया ना ये, मतलब आप गिरोगे, सामने की ओर गिरोगे। पीछे हो गए, पीछे ज्यादा झुक गए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर चला गया, पीछे गिर जाओगे। और डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, कैसे यूज करते हो। समझ में आ गया? तो ये होता है ग्रेविटी का केंद्र, होता है केंद्र बिंदु। तो ग्रेविटी का केंद्र बिंदु कुछ नहीं है, जहां भार काम करता है वही क्या होता है? ग्रेविटी का केंद्र बिंदु। ये देखे हो क्या? ये क्या है? किसी को पता है? कुतुब मीनार नहीं है, ये झुकी मीनार है। क्या मीनार है? झुकी मीनार। सुने हो? झुकी मीनार दिख रहा है, गिर जाए। ऐसा बिल्डिंग हमारे तरफ बनेगा तो नहीं गिर जाएगा?
गिर जाएगा। ये भी एक आश्चर्य है कि ये खड़ा है। क्लियर है? यह है पिज्जा का झुकी हुई मीनार। पिज्जा झुकी मीनार करके बहुत फेमस है, पिज्जा का, पिज्जा का पिज्जा का झुकी मीनार। अब ये जो झुकी मीनार है इसमें झुकी है फिर भी ये खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि ये मेंटेन है, क्योंकि यहाँ जो गुरुत्वीय केंद्र है इसके बेस में आता है सीधा। अगर ये थोड़ा बहुत इधर उधर चला गया ना, बाहर चला गया साए से नीचे, क्लियर है, तो ये ऐसे मेंटेन होके खड़ी है कि पूछो मत। तो ये किस कारण से ही खड़ी है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र का जो आधार है, ये ऊर्ध्वाधर तल है, वो उसके बेस में आता है, इसलिए बची है, अन्यथा गिर जाती। तो बस यही है। अगर पूछ दे कि झुकी पिज्जा का मीनार किस आधार पर है, तो गुरुत्वीय केंद्र, उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाला जो ऊर्ध्वाधर क्या है, रेखा है, उसके तल से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? तल से। कहने का मतलब गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व केंद्र से क्या जाएगी? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा खींचोगे, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहां से जाती है? तल से। तल मतलब बेस, बेस से होकर जाती है, बेस से होकर जाती है, इसलिए चल रहा है। नहीं तो ये एक साइड होके कंगू होके गिर जाएगा। ये देखो ऐसे खड़े होके ये पूरा चोंच में गिरेगा नहीं है, कितना भी गिराने का प्रयास कर लो, इतना इतना हिला लो, वो अपने आप को इसी में मेंटेन करके रखता है। देखो ऐसा वाला टॉयस नहीं देखो, पैसा रहेगा तो देखो सर। एक्चुअल में हमारे तरफ आता नहीं है, जो सिटी वाला इलाका है ना उधर ये चलता है। क्लियर है? ये चोंच में पूरा मैनेज है। ऐसा लगता है गिर जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं। आया समझ में? क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इसका पूरा ऐसा डिजाइन किया गया है कि इधर और इधर को हल्का रखा जाता है। ठीक है? और इसके पंख को आगे लाने का मतलब क्या है कि ये पंख से ऐसे करके पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब एवरेज निकालोगे, पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ जाता है? इसका चोंच में। ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसका पूरा ग्रेविटी कहाँ है? चोंच में। बस इसको आप टिका दो, इसी में ये खड़ा रहेगा, क्योंकि इसी में क्या लग रहा है? इसका पूरा भार लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। तो यहाँ बस सपोर्ट चाहिए यार, यहाँ सपोर्ट दिया मतलब वो पूरा खड़ा रहेगा। तो आपको बस किसको सपोर्ट देना होता है? उसके ग्रेविटी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, गुरुत्व केंद्र को। अब आ गया समझ में गुरुत्व केंद्र क्या है? तो गुरुत्व केंद्र वह केंद्र है जहां पूरा भार क्या करता है? कार्य करता है। समझ में आ गया? एक बार चालू हुई स्थान बंदे नहीं हुए लइका मन घलो, सर रात बिजी हुई, सर का लगा था पढ़ाइया लिखाई आदमी है रे, कंटिन्यू चालू हो जाते भाई। चलो क्या बता रहा था? हो गया ना गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्वीय तीव्रता, क्या है जल्दी बताओ? तीव्रता क्या है? अच्छा क्षेत्र पहले पढ़ लेते हैं, फिर तीव्रता पढ़ेंगे। क्षेत्र बताओ। हाँ क्या चीज? जल्दी बताओ। ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ बने बताओ ना यार, किसे बता तो तुमने? जहां तक क्या प्रभाव रहेगा? जे वस्तु है, कुछ भी है वस्तु, जहां तक आप बल का अनुभव करोगे वो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। ये आया समझ में? यदि यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ ये इसका गुरुत्वाकर्षण फील नहीं कर रहा है, मतलब ये उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है, तो क्षेत्र का मतलब उसका क्षेत्र कब कहलाएगा? इसका गुरुत्वीय क्षेत्र। सब वस्तु का अपना क्या रहता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। मेरा भी थोड़ा सा गुरुत्वीय क्षेत्र है, क्लियर है? आपका भी थोड़ा सा, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र किस में डिपेंड करेगा? वो आपके मास के ऊपर। जितना बड़ा मास उतना ही बड़ा क्षेत्र रहेगा आपका। क्लियर है? मतलब उतना ही दूर से आप खींच लोगे। जैसे सूर्य, सूर्य बहुत बड़ा है, उसका गुरुत्वीय क्षेत्र पूरा फैला है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब आपके सौर सिस्टम में, तभी तो 8 ग्रह तक फैला है और 8 ग्रह को खींच पाता है। 8वां ग्रह भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को फील करता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है। किसके? सूर्य के। अगर वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, वरुण मैं नहीं रहा तो क्षेत्र में, क्लियर है, तो उसमें क्या नहीं लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। कुल मिला के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वह क्षेत्र है, क्षेत्र है ना भाई? क्या क्षेत्र है? क्षेत्र है जो वस्तु का क्या होता है? आकर्षण बल। जहां, ऐसे लिख देते हैं, क्षेत्र है जहां उस वस्तु का क्या काम करता है? बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। पहला तो ये आप बोल सकते हो, आकर्षण बल क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। दूसरे शब्दों में और बोलना चाहें तो बोल सकते हो आप लोग, जल्दी बोलो चलो। जहां उस वस्तु का आकर्षण बल काम करे, तो इस वस्तु का आकर्षण बल यदि यहाँ तक है तो वो उसका क्षेत्र है। देख भैया ते मोर क्षेत्र में मत आवे ना,
ये बाबू भाई का राज है, ऐसा करके नहीं खींच दूंगा तेरे को। तो जहां तक खींच सकता है वहां तक उसका क्या है, क्षेत्र है। और क्या बोल सकते हो, कोई अन्य वस्तु क्या कर सकता है, यहाँ फील करेगा ना भाई, कोई अन्य वस्तु क्या करेगा, बल का अनुभव, बल का क्या करता है, अनुभव करता है, फीलिंग्स करता है। अगर कोई वस्तु यहाँ फील कर रहा है, हाय मोला खिंचाई टाइप लागा थे डहन, और खिंचाई टाइप लागा थे ओला, तो ये उसके क्षेत्र में आ गया है। और यहाँ है मतलब उसके क्षेत्र से बाहर है। तो क्षेत्र मतलब कुछ नहीं है, ग्रेविटी क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां उसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, या दूसरा कोई वस्तु आने के बाद वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस करता है। ये क्षेत्र है, एरिया। क्लियर है? तो बाबू भाई का एरिया है, किसी के एरिया में नहीं जाने का। हाँ हाँ, अन्य वस्तुज बोला हूं लेकिन लिखना भूल गया हूं, वस्तु बोला था। अन्य वस्तु क्या करता है, बल का अनुभव। ऐसे में बहुत कनखा डाल रहा था, पता है, बाद में जब मैं खुद पढ़ता हूँ ना नोट्स तब समझ आते, बीच बीच में एक आठ शब्द छुट्टी जा रहा था जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी लिखना रहते। आएगा समझ में गुरुत्वीय क्षेत्र। अब इसी गुरुत्वीय क्षेत्र से रिलेटेड है आपका तीव्रता। तीव्रता क्या है सर, कि आप यहां इसकी तीव्रता को जानोगे। तीव्रता क्या है, कितना जोर से लगा रहा है, तीव्र मतलब जोर से। क्लियर है? अगर यहां इस रहा ले यहां मैं क्या रखा, 1 किलो, क्या रखा, 1 किलो। 1 किलो को कितना जोर से खींचता है, ये इसकी तीव्रता है। आया समझ में? ये वस्तु द्वारा 1 किलोग्राम के वस्तु पर जितना जोर से बल लगाएगा, तो बल ही है वो। तीव्रता क्या है, बल ही है, लेकिन वो बल ज्यादा है मतलब तीव्र ज्यादा है, बल कम है तो तीव्रता कम है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये द्रव्यमान के कोई वस्तु में कितना बल लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी तीव्रता, कितना जोर से लगाता है। तीव्रता का मतलब जोर से। तो मैं इसे इधर लिखता हूं गुरुत्वीय तीव्रता। गुरुत्वीय तीव्रता दोनों एक दूसरे से लगभग कनेक्टेड है। गुरुत्वीय तीव्रता, इंटेंसिटी। तो क्या बोलोगे इसको, देखो कोई भी गुरुत्वीय तीव्रता क्या बोलोगे, कोई भी वस्तु जो अपनी गुरुत्वीय तीव्रता निकाल रहे हैं ना, कोई भी वस्तु या क्षेत्र का गुरुत्वीय तीव्रता डिसाइड कैसे करेगा, ये किसी वस्तु पर कितना जोर से बल लगाता है, किसी वस्तु पर कितना जोर से। मैं एकदम सरल भाषा में इसको समझा रहा हूं ना, जोर से मतलब तीव्र, क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ये उसकी तीव्रता बताता है। समझ में आ गया? तीव्रता कितना जोर से तीरता है वो, और एकदम सरल, कितना जोर से तीरेगा, ज्यादा जोर से तीरेगा तो तीव्रता ज्यादा, कम जोर से तीरेगा तो तीव्रता कम। आया कि नहीं आया समझ में? कहने का मतलब इसी को आप फार्मूला में देखो कि अभी मैं क्या लिया था, कि आप कोई ना कोई द्रव्यमान रखोगे तभी तो खींचेगा वो, कि खाली को खींच देगा। दोनों तरफ क्या रहना चाहिए, द्रव्यमान, तभी तो खींचेगा। लेकिन जिसका आपको तीव्रता निकालना है, उसके तीव्रता निकालने के लिए इसको इकाई मानना पड़ेगा क्या, तभी तो समझ आएगा कि खींच कौन रहा है। इसको एकदम निग्लेक्ट मानो, 1 किलोग्राम, उसके बाद देखो ये कितना जोर से खींचता है, ये उसकी तीव्रता। अगर इसको भी भारी कर दोगे तो ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो समझ नहीं आएगा तीव्रता। इसलिए इसको 1 किलो लिया जाता है, इकाई द्रव्यमान को कितना जोर से खींचेगा ये उसकी क्या है, तीव्रता है, कितना जोर से तीरता है। और लिख देता हूं ताकि आपको लंबा समय तक याद रहे, कितना जोर से तीरता है ये, और जितना जोर से तीरता है उतना ज्यादा उसकी तीव्रता। फील करो इसको। चलो अब मैं फार्मूला लिख रहा हूं, फार्मूला को ध्यान से समझना। क्लियर है? तो तीव्रता बराबर क्या होता है, तीव्रता किसमें लगा रहे हो आप, बल कहाँ लगा रहे हो, वस्तु पर। तो कोई भी वस्तु, कहने का मतलब किलोग्राम। आया समझ में? इकाई केजी पर आपने कितना बल लगाया, कितना बल लगाया, यही बल आपका तीव्रता है। क्योंकि इधर तो 1 रख दिया और नीचे में 1 रख दिया, मतलब तीव्रता क्या हो गया, बल प्रति केजी। अरे आया कि नहीं आया समझ में? और बल को ही क्या बोलते हो आप, न्यूटन। अरे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? समझ में आया कि आपने कोई वस्तु रखा, कितने का, कुछ नहीं है, मतलब 1 किलोग्राम के वस्तु में कितना बल आरोपित किया, ये आपकी तीव्रता है। अगर मैं 1 किलो का वस्तु रखा और आपने 10 न्यूटन का बल खींचा, और एक जगह वही 1 किलो का वस्तु रखा, उसने 20 न्यूटन से खींचा, तीव्रता किसकी ज्यादा है,
20 न्यूटन से खींच रहा है, वही 1 किलोग्राम, वही 1 किलोग्राम, तभी तो आप तुलना कर पाओगे ना। 1 किलोग्राम सबके पास रख दो यार, 4 फील्ड में 1 किलोग्राम रखा, सब ने अलग अलग तीव्रता से खींचा, जो ज्यादा जोर से खींचा, ज्यादा जोर से बल लगाया उसकी तीव्रता ज्यादा, और जिसने कम जोर से खींचा उसकी तीव्रता कम। क्या मुझे बता सकते हो तीव्रता किस पर डिपेंड करता होगा? ये क्या है, बल है क्या? तो बल, तीव्रता बल पर डिपेंड करता है, और बल किस पर डिपेंड कर रहा था? उसके द्रव्यमान पर। जिसका ज्यादा द्रव्यमान उसकी तीव्रता ज्यादा। अरे सीधी सी बात, एकदम सरल है यार, आया समझ में? द्रव्यमान ज्यादा मतलब ज्यादा जोर से खींचेगा। और क्या, दूरी से भी डिपेंड करेगा तीव्रता? कैसे सर, नहीं समझ आया मुझे तो। इधर ये पास में रहेगा तो ज्यादा जोर से नहीं खींच देगा, तो क्या यहाँ तीव्रता ज्यादा है क्या? इस फील्ड में यहां अगर खड़े रहे तो क्या यहाँ तीव्रता ज्यादा आएगा? क्यों भाई? क्योंकि यहाँ दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा, और फोर्स ज्यादा तो तीव्रता ज्यादा। क्या यहाँ तीव्रता लगभग कम आएगा तुझसे? तो यहाँ लगभग तीव्रता क्या आता है? कम आता है। दूरी बढ़ा, तीव्रता कम। ये तीव्र ज्यादा है, दूरी कम है, इसलिए दूरी कम। और यहाँ दूरी क्या है? दूरी क्या है? ज्यादा। और दूरी बढ़ाओगे तो ये तीव्रता कम होती जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा कि तीव्रता शून्य हो जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये तीव्रता किधर डिपेंड करेगा? वस्तु के पास ज्यादा होता है और वस्तु के दूर में कम होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तीव्रता किस में डिपेंड कर रहा है। निष्कर्ष निकालते हैं, तीव्रता जो है, अच्छा इसमें अभी और बहुत सारा लिखना है मुझे। तो तीव्रता है वो किस में डिपेंड कर रहा है? बल में। अरे कर रहा है। और बल किस में डिपेंड करता है? द्रव्यमान में। तो तीव्रता किस में डिपेंड करेगा आपके? अरे आएगा क्या? ये ध्यान में रखना, जितना ज्यादा द्रव्यमान, ज्यादा अगर किसी का द्रव्यमान है तो उसका फोर्स भी क्या होगा? तीव्रता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। किसी को डाउट है तो बता दो। है सरल। तीव्रता का मात्रक पूछे तो बता दिया गया है। 1 किलोग्राम में कितना बल लगा रहे हो वही उसका क्या है? तीव्रता है। 1 किलोग्राम में बल मतलब न्यूटन प्रति किलोग्राम क्या है? तीव्रता का मात्रक। अगर मुझे क्या पूछे इसी का, विमी सूत्र जल्दी निकालो चलो। इसका क्या होता है? mlt-2, और इसका क्या होता है? m होता है। कट जाएगा क्या? mlt-2 बटा क्या है? m कटेगा तो क्या आएगा? lt-2 किसका है? ये त्वरण का। त्वरण में पढ़े थे। तो यहाँ तीव्रता किसके बराबर होता है? त्वरण। और देखोगे ना, तीव्रता और कुछ नहीं है, आपको खींच रही है, और खींच रही है मतलब त्वरित कर रही है आपको, और कुछ नहीं है। अरे किधर खींचे हुए जाओगे? अरे मोला कोई खींचा थे मतलब उधर आप त्वरित हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? हो रहे हो। और जितना जोर से खींचेगा उतना जोर से आप त्वरित हो जाओगे उस तरफ। त्वरित मतलब आपका वेग उधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ऊपर में क्या था? फोर्स। नीचे में क्या था? द्रव्यमान। यही तो था। नीचे में क्या है? कुछ नहीं है मतलब। अरे किलोग्राम क्या है? यही तो फोर्स का क्या है? परिभाषा है कि आप द्रव्यमान में कितना फोर्स लगा रहे हो, ये आपकी क्या है? तीव्रता है। द्रव्यमान में कितना फोर्स लगा रहे हो आपकी तीव्रता है। रटने की जरूरत नहीं है, अगर समझोगे तो, नहीं भूल जाओगे। द्रव्यमान में जितना फोर्स लगाया उतनी तीव्रता। तो द्रव्यमान में फोर्स, द्रव्यमान में लगा बल, द्रव्यमान में लगा बल क्या है? क्या होता है? तीव्रता होता है। अगर द्रव्यमान में ज्यादा बल ज्यादा तीव्रता, द्रव्यमान में कम बल कम तीव्रता। अब इसको और कैसे हल कर सकते हो? अगर मुझे जी के मान में चाहिए, गुरुत्वाकर्षण में चाहिए, फोर्स का मान रख सकते हो। फोर्स बराबर क्या था? तो आई बराबर 1/m को साइड कर देता हूं इसको। फोर्स का मान कितना होता है? इसे ऐसे लिखोगे ना, फोर्स, फोर्स को 1/m गुणा फोर्स। फोर्स का मान क्या था? जी। मैं बड़े वाले को m ले लेता हूं, छोटे वाले को m ले लेता हूं। छोटे वाले को m, बड़े वाले को कैपिटल M बटा r²। तो I किस में डिपेंड कर रहा है? आप देखो, क्या छोटे वाले के मास में डिपेंड करेगा दूसरे की तीव्रता? नहीं करेगा। ये मैं बता रहा हूं। यहाँ आप लोग इसकी तीव्रता देख रहे हो, इसके मास से क्या लेने देना है यार? इसको, ये कट जाएगा। आया समझ में? इसकी तीव्रता इसके मास में और इससे कितना दूर में हो उसमें डिपेंड करेगा। इसका मास जितना ज्यादा होगा ये ज्यादा जोर से खींचेगा, और इसके पास में जितना रहोगे उतना जोर से खींचेगा। तो इसके मास में डिपेंड करता है और इससे दूरी में डिपेंड करता है आपका क्या?
तीव्रता, यही तो आया है, देखो ना निष्कर्ष क्या निकला है इसका। जी तो अपना फिक्स्ड है, उससे क्या लेना देना है, ये तो फिक्स्ड है। इधर क्या आया, m बटा, तो I इज प्रोपोर्शनल टू m। I किस में डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर, पहले ही बता दिया हूं। और I किस में डिपेंड करता है, आपके दूरी पर। जितना दूर जाओगे तीव्रता उतना ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर आरुख सरल, मजा आ गए, समझ में आया कि रटोगे। ये है फिजिक्स का गुरुत्वीय तीव्रता और गुरुत्वीय क्षेत्र।